हमने ये देखा था कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत इक्विलिब्रियम को हमने स्टडी किया था। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की स्टडी करने के बाद एक बात तो वहां से क्लियर ये हुई थी कि एक तरफ हमने इक्विलिब्रियम के लिए एक्स कमोडिटी लिया था, कोई एक कमोडिटी लिया था, और दूसरी तरफ हमने मनी लिया था। प्रोफेसर हिग्स ने इसका बड़ा विरोध किया। प्रोफेसर हिग्स ने यह बताया कि अनाधिमान वक्र में जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जब आप एक तरफ एक्स कमोडिटी ले रहे हैं तो दूसरे तरफ आप मनी क्यों ले रहे हैं, दूसरी जगह भी आप मनी के स्थान पर दूसरी कमोडिटी क्यों नहीं ले रहे हैं। तो अनाधिमान वक्र वास्तव में प्रोफेसर मार्शल द्वारा प्रतिपादित सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का एक सुधार है। प्रोफेसर मार्शल ने जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम दिया था उसमें जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आई थी उसमें की कुछ आलोचना करने के बाद प्रोफेसर हिग्स ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया और उन्होंने इसका नाम रखा अनाधिमान वक्र। तो प्रोफेसर मार्शल के सिद्धांत में बेसिक कमियां क्या थी, पहले हम 5 मिनट वो देखेंगे, फिर अनाधिमान वक्र या इंडिफरेंस कर्व की आवश्यकता क्यों पड़ी, और अनाधिमान वक्र अर्थशास्त्र में क्या विशेषता रखता है, इन सारे पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब हम देखते हैं तो प्रोफेसर मार्शल द्वारा प्रतिपादित ये सिद्धांत हम देख रहे हैं। प्रोफेसर मार्शल ने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत इन्होंने बताया था कि जैसे जैसे एक वस्तु की मात्रा को हम लगातार बढ़ाते जाते हैं यूनिट वाइज 1 2 3 4 5, इस तरह जब यूनिट वाइज मात्रा बढ़ाते जाते हैं तो यूनिट वाइज मात्रा बढ़ाने के साथ साथ उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 100, 80, 60, 40, 20, 0 एंड -20 हो जाती है। और इसको इन्होंने एक निश्चित प्राइस से कंपेयर किया था और इन्होंने बताया था प्रोफेसर मार्शल ने कि जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों इक्वल हो जाते हैं वही कंडीशन इक्विलिब्रियम की होती है। वो कंडीशन इक्विलिब्रियम की होती है जो हम 5th यूनिट पर देख सकते हैं। यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी जो 20 है और प्राइस 20 है, अर्थात ये मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस है, अतः 5th यूनिट पर एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे होगा। लेकिन प्रोफेसर हिग्स ने इसका विरोध इस बात पे किया कि आपने एक तरफ तो एक्स कमोडिटी लिया और उसकी यूटिलिटी को कंटिन्यू आपने डिक्लाइन दिखाया, लेकिन दूसरी तरफ आपने मनी लिया जिसको हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते। मनी फॉर द कमोडिटी, यानी वह मुद्रा किसी वस्तु के लिए होती है, तो आपने मुद्रा लिया और दूसरी चीज आपने एक कमी किया कि मुद्रा की मात्रा हम जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं इसमें क्यों नहीं सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम कार्य कर रहा। तो ये एक इस पर आलोचना हुई कि आखिर आपने मुद्रा क्यों लिया, क्योंकि इसका हम डायरेक्ट कंजप्शन नहीं कर सकते। मुद्रा जो होती है वो उपभोक्ता के लिए वस्तु खरीदने के लिए बनी होती है, तो आपने तो एक वस्तु लिया एक्स, लेकिन दूसरी आपने मुद्रा ले लिया, यानी इनडायरेक्ट कंजप्शन को आपने शो किया। तीसरी बात यह थी कि आपने मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को ह्रासमान में क्यों नहीं दिखाया, आपने हर जगह 20 क्यों लिया। तो इस पर बड़ा आलोचना किया और आलोचना करने के बाद प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि हमें जितने कॉम्बिनेशन, जैसे यहाँ पे 5th कॉम्बिनेशन केवल कंज्यूमर सरप्लस है, तो यूनिट के पहला यूनिट क्यों नहीं कंज्यूमर सरप्लस है, दूसरी यूनिट क्यों नहीं कंज्यूमर सरप्लस है, अर्थात मुझे एक ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जिसके हर पॉइंट पर हमें समान संतुष्टि प्राप्त हो। यह प्रोफेसर मार्शल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो प्रोफेसर मार्शल ने यह बताया कि प्रोफेसर मार्शल द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि जैसे जैसे हम यूनिट्स बढ़ाते जाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करती है, लेकिन प्राइस ऑफ कमोडिटी स्थिर रहती है, जिसका विरोध प्रोफेसर हिग्स ने अपने सिद्धांत अनाधिमान वक्र या इंडिफरेंस कर्व में किया गया। इनका कहना था कि हमको एक से अधिक आप कॉम्बिनेशन देते हैं, 1 2 3 4 कॉम्बिनेशन देते हैं, तो आप केवल 5th कॉम्बिनेशन पे कंज्यूमर को आप हैप्पी करने की बात करते हैं, बाकी पहले कॉम्बिनेशन पे, दूसरे कॉम्बिनेशन पे, तीसरे कॉम्बिनेशन पे, चौथे कॉम्बिनेशन पे शायद वो साइलेंट रहता है या तो वो असंतुष्ट रहता है। ठीक है,
तो इसलिए मुझे एक ऐसा वक्र चाहिए, एक ऐसा इक्विलिब्रियम की स्टेट चाहिए, एक ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जिसके हर एक संयोग पर, हर एक कॉम्बिनेशन पर कंज्यूमर अगर सेटिस्फाई रहता है तो हम कहेंगे कि वास्तव में ये बेटर कंडीशन है। तो अनादिमान वक्र का जो प्रतिपादन हुआ, अनादिमान वक्र जो सबसे पहले देखा गया और इसका प्रयोग किया गया, वो विल्फ्रेड पेरेटो ने 1906 में किया था, सबसे पहले प्रयोग। और उसको साइंटिफिक और व्यवहारिक जगत में लाने का श्रेय प्रोफेसर J.R. हिग्स और R.D. एलन को जाता है 1934 में। यानी 1934 में सबसे पहले इसका साइंटिफिक यूज किया गया इकोनॉमिक्स में, और तब से हमारे पास अनादिमान वक्र का कॉन्सेप्ट आया। और इन्होंने मार्शल की सिद्धांत में जो कमियां थी, उस सिद्धांत की उन कमियों को सुधारा गया। जैसे कि यूटिलिटी को गणनावाची कहा गया, तो इन्होंने कहा कि हम गणनावाची को न लेकर के हम क्रमवाची लेंगे, अर्थात हम ऑर्डर देखेंगे कि यूटिलिटी किसमें प्राप्त ज्यादा हो रही। दूसरी चीज, प्रोफेसर मार्शल ने एक्स कमोडिटी लिया था और दूसरी तरफ इन्होंने प्राइस लिया था, यानी एक तरफ तो वस्तु, दूसरी तरफ मुद्रा। तो इन्होंने कहा प्रोफेसर हिग्स ने कि आखिर वस्तु और मुद्रा का कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है। अतः इन्होंने उसके स्थान पर, प्राइस के स्थान पर इन्होंने एक दूसरी कमोडिटी लिया, दैट इज वाई कमोडिटी, और इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया एक्स तथा वाई कमोडिटी के साथ। तो ये एक कॉम्बिनेशन बना। तो इस प्रकार अनादिमान वक्र का जन्म हुआ, और ये अनादिमान वक्र आगे चल करके अर्थशास्त्र में बहुत अधिक प्रयोग होने लगा। तो इस प्रकार अनादिमान वक्र एक ऐसा वक्र है जिसके सभी संयोगों पर, चाहे आप ए संयोग की बात करिए, चाहे बी संयोग की बात करिए, चाहे सी संयोग की बात करिए, चाहे डी संयोग की बात करिए, किसी भी संयोग पे अगर उपभोक्ता रहता है तो उसे सभी बिंदुओं पर समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसीलिए इसको तटस्थता वक्र या इंडिफरेंस कर्व की संज्ञा दी जाती है। तटस्थ का मतलब न्यूट्रल, किसी भी पॉइंट पर आइए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉम्बिनेशन चाहे आप जो चुन लीजिए, ठीक है। तो अर्थात कंज्यूमर बिहेवियर में यह था कि हमको अपना सेटिस्फैक्शन इंप्रूव करना था, हमको हर एक पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन लाना था, हमको एक ऐसा संयोग वाला वक्र चाहिए था जिसके किसी भी कॉम्बिनेशन को यदि कंज्यूमर चुनता, चाहे ए को चुने, चाहे बी को, चाहे सी को, चाहे डी को, चाहे ई को, उसको समान संतुष्टि प्राप्त हो। तो ऐसा हमको एक संयोग वाला वक्र चाहिए था, अर्थात दो वस्तुओं के संयोग वाला हमें वक्र की आवश्यकता रही। तो इस प्रकार हमारा प्रोफेसर हिग्स ने कहा कि टारगेट जो हमारा होता है वो टारगेट, एक मिनट, रिकॉर्डिंग सर हम आपको शेयर करेंगे। नहीं, रिकॉर्डिंग हमें ये क्या होता है ना, अच्छा एक मिनट हम कर देते हैं। ओके, तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि एक कंज्यूमर का जो कि कोई भी कंज्यूमर हमारे पास होते हैं, तो अगर हम उन सारे कंज्यूमर को सभी संयोगों के माध्यम से सेटिस्फाई कर देते हैं तो एक प्रकार का कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन कहलाएगा। अर्थात किसी भी कॉम्बिनेशन पे चाहे एक व्यक्ति रहे, चाहे समाज के सारे व्यक्ति रहे, सोसाइटी के वो सारे के सारे लोग सेटिस्फाई होंगे। तो इस प्रकार हमारे पास ये जो कॉम्बिनेशन होंगे ये सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो हम अब जान रहे हैं डीपली इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। इंडिफरेंस कर्व जो हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, इन्होंने ये बताया कि मान लीजिए हमारे पास दो कमोडिटी है, फर्स्ट कमोडिटी एक्स कमोडिटी है और दूसरी कमोडिटी वाई कमोडिटी है। ओके, यहाँ पे इंप्रूवमेंट ये किया गया कि प्रोफेसर मार्शल ने एक तरफ से एक्स कमोडिटी लिया और दूसरी तरफ उन्होंने प्राइस लिया, ठीक है। तो यहां पर प्रोफेसर हिग्स ने दोनों कमोडिटी लिया और वही मार्शल के सिद्धांत को इन्होंने एक्सेप्ट किया कि मार्शल का सिद्धांत ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई वस्तु अधिक है, अगर मेरे पास कोई वस्तु अधिक है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, और दूसरा अगर मेरे पास कोई वस्तु कम है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी अधिक होगी,
ठीक है। आप अपने घर में एक देखिएगा, घर में हमारे पास इतना अधिक मनी नहीं होता कि मैं हर वस्तु घर में खरीद लाऊं। मान लीजिए आपके फादर मार्केट जाते हैं और मार्केट जाने के बाद दो कमोडिटी एक्स और वाई खरीद के लाते हैं। आपका तो निर्णय ये होगा कि एक काम करते हैं, हम मान लीजिए 5 भाई बहन हैं और 5 भाई बहन को समान समान मात्रा में अगर एक्स और वाई वस्तु दे दी जाए तो शायद पूरी फैमिली हैप्पी फैमिली हो जाएगी। लेकिन हमारे पास इतना अधिक मनी नहीं होता कि हम सारी वस्तुओं को, एक्स की जितनी वस्तुएं चाहिए वो एक्स वस्तुएं हम खरीद लें और जितनी वाई चाहिए, अब मान लीजिए 5 सेब और 5 एप्पल, वो 5 एप्पल एंड 5 बनाना दोनों का कॉम्बिनेशन बना के सारे भाइयों को बहनों को बांट दें तो कह देंगे पूरी फैमिली हैप्पी फैमिली है। ऐसा नहीं है। मान लीजिए ए पर्सन है, कोई एक घर में कोई व्यक्ति है, वो कह रहा है कि मुझे मान लीजिए बनानास ज्यादा पसंद है और एप्पल मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैंने एप्पल मान लिया है एक्स कमोडिटी को और बनानास मान लिया है मैंने वाई कमोडिटी को। वो कह रहा है कि मुझे बनानास बहुत पसंद है बट मुझे एप्पल नहीं पसंद है, या पसंद है तो बहुत कम पसंद है। तो वो पसंद करता पहला कॉम्बिनेशन एक एप्पल के साथ 15 बनानास का। अब आप कहेंगे इसको बनाना ज्यादा मिल गए तो इसकी यूटिलिटी ज्यादा हो जाएगी, आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए हम कोई बी कॉम्बिनेशन बनाते हैं और बी कॉम्बिनेशन में एक एप्पल बढ़ा देते हैं, एक एप्पल बढ़ाते हैं और इधर से वाई कमोडिटी देखिए, एक एप्पल बढ़ाने के परिणाम स्वरूप हमने क्या किया, 8 बनानास का कॉम्बिनेशन एक बनाया। ए पर जितना यूटिलिटी मिलेगी, जितना सेटिस्फैक्शन होगा, उतना ही बी पर भी सेटिस्फैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि एक्स कमोडिटी मेरे पास कम थी तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा थी, इसलिए मैंने एक एडिशनल एप्पल प्राप्त करने के लिए मैंने कितने बनाना यहां पर छोड़े, कितने, लगभग 8 नहीं 7 बनाना, मैंने 7 बनाना यहां पर मैंने छोड़े। अर्थात मुझे एक एप्पल ज्यादा चाहिए। मान लीजिए आपके घर में भाई बहन का झगड़ा होता है, वो क्या कहते हैं, अच्छा मुझे एक एप्पल दे दो, बदले में मुझसे 7 बनानास ले लो, यही तो होता है। वही आप देखिए, इसके पास एप्पल की संख्या बढ़ गई और मैं तीसरा एप्पल, 3 एप्पल के साथ मैं 5 बनानास का एक कॉम्बिनेशन बनाता हूं और चौथा जो है हमारे पास 4 एप्पल के साथ जो है वो हम बनाते हैं 3 बनानास का कॉम्बिनेशन बनाते हैं और 5 एप्पल के साथ आपका 2 बनानास का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इस प्रकार मदर क्या करती है कि ये 5 टोकरियां जनरेट करती हैं और ये 5 टोकरियों में पहला कॉम्बिनेशन ये होता है कि पहली टोकरी में एक एप्पल के साथ वो प्रोवाइड करती है 15 बनानास। दूसरा उन्होंने कॉम्बिनेशन मदर ने बनाया 2 एप्पल के साथ 8 बनानास। तीसरा कॉम्बिनेशन बनाया 3 बनानास एप्पल के साथ 5 बनानास और डी कॉम्बिनेशन 4 एप्पल के साथ 3 बनानास और चौथा कॉम्बिनेशन 5 एप्पल के साथ 2 बनानास बनाया। अब सारे भाई बहनों को, सारे फैमिली मेंबर को कह दिया कि आपको जो कॉम्बिनेशन पसंद हो वो कॉम्बिनेशन का चुनाव कर लो। मान लीजिए घर में सबसे छोटा लड़का है, वो कहता है कि मुझे बनाना ज्यादा पसंद है, एप्पल बहुत कम पसंद है, तो पहला कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर लेता है। घर में सबसे बड़ी लड़की है, सपोज दैट, वो कहती है मुझे एप्पल बहुत ज्यादा पसंद है बट बनाना कम पसंद है, तो वो ई कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट कर लेगी। इसी प्रकार एक ऐसा व्यक्ति है घर में फैमिली मेंबर है जो कहता है कि मुझे दोनों चीज पसंद है, तो हमारे पास अवेलेबिलिटी, देखिए बनानास की अवेलेबिलिटी मेरे पास ज्यादा थी, एप्पल की अवेलेबिलिटी कम थी, तो वो सी कॉम्बिनेशन को करता है, यानी वो 3 एप्पल के साथ 5 बनानास का कॉम्बिनेशन चुनता है। इस प्रकार जितने घर में फैमिली मेंबर्स होते हैं वो फैमिली मेंबर्स एक कॉम्बिनेशन के साथ ए बी सी डी ई ये सारे कॉम्बिनेशन 5, मान लीजिए हमने कहा लड़के हैं, 5 लड़कों ने एक एक कॉम्बिनेशन को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया और सभी को समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। इसी को हम इन कॉम्बिनेशंस को हम क्या कहेंगे, इन कॉम्बिनेशन को जब हम मिला देंगे तो इससे जो वक्र बनेगा उसे हम तटस्थ वक्र या अनधिमान वक्र की संज्ञा देंगे। फिर से हम डिफिनेशन डिफाइन करते हैं, दो वस्तुओं का वो संयोग, दो वस्तुओं का वो संयोग जिससे हमें, दो वस्तुओं का, जैसे एक्स कमोडिटी एंड वाई कमोडिटी है,
दो वस्तुओं का वो संयोग जिनसे के सभी संयोगों से किसी उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो रही हो। यानी अगर जो वस्तु कम है उसकी मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, जो वस्तु अधिक है उसकी मात्रा घटाते जा रहे हैं। एक इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बन रहा है और जिनके सभी संयोगों से हमें अगर समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है तो हम कहेंगे कि इस वक्र को तटस्थ वक्र के नाम से जाना जाएगा। तटस्थ वक्र एक ऐसा वक्र होता है जिसके आप किसी संयोग पे रहिए, चाहे आप ए संयोग को चुनिए, चाहे बी संयोग को चुनिए, चाहे सी संयोग को चुनिए, चाहे डी संयोग को चुनिए, चाहे ई संयोग को चुनिए, सबसे मिलने वाली यूटिलिटी समान रहेगी। तो प्रोफेसर हिग्स ने कहा कि दो वस्तुओं का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके सभी पॉइंट्स पर, सभी संयोगों पर हमें समान संतुष्टि प्राप्त होती है, ऐसे वक्र को तटस्थ वक्र के नाम से जाना जाता है। अब मैं इसी पॉइंट्स को फिर से लास्ट में रिवाइज करूंगा। एक हम थोड़ा सा इसको अप्लाइड करके चेक करते हैं। मान लीजिए कि जो इंडिफरेंस कर्व है उसमें जितने फैमिली मेंबर है, पांचों फैमिली मेंबर पांचों संयोगों को लेकर के सेटिस्फाई हैं। अर्थात वो कहते हैं कि हम कोई भी कोई भी कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो हम में कोई भी ऐसा नहीं है जो अनसेटिस्फाई हो, अर्थात सभी को सेटिस्फैक्शन परफेक्टली प्राप्त हो रहा है। तो अर्थात तटस्थ वक्र एक ऐसा वक्र है जिसके सभी कॉम्बिनेशन पर हमें समान संतुष्टि प्राप्त होती है, अर्थात किसी को ज्यादा यूटिलिटी नहीं मिलती या किसी को कम यूटिलिटी नहीं मिलती, बस उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनको कॉम्बिनेशन दे दिया जाता है या कोई भी कंज्यूमर सिलेक्ट कर लेता अपने प्रेफरेंस के अनुसार कॉम्बिनेशंस को। अब हम एक एग्जांपल देते हैं। सपोज दैट एक कॉम्बिनेशन है, मैंने नीचे एक्स कमोडिटी को लिया है और वाई एक्सिस पर मैंने वाई कमोडिटी को लिया है। पहला व्यक्ति आता है, वो कहता है कि मैं पहला 1x लूंगा और 1x के साथ मैं क्या लूंगा, 15y लूंगा। पहला कॉम्बिनेशन जो आपका है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, ये बताता है कि एक x के साथ आपका 15y, ये पहला कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉम्बिनेशन ए कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये पहला हमें कॉम्बिनेशन है कि जिसमें एक x के साथ 15y का कॉम्बिनेशन हमारा बनता है। अब देख सकते हैं इसके पूर्व हम आपको इसमें दिखा सकते हैं कि पहला कॉम्बिनेशन एक कॉम्बिनेशन है जिसमें एक x के साथ 15y है, दूसरा कॉम्बिनेशन 2x के साथ 8y है, 3x के साथ 5y है तथा 4x के साथ 3y है तथा 5x के साथ 2y है। अब हम इसी कॉम्बिनेशन को ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले एक x यानी 1x के साथ हमने 1x के साथ 15y का कॉम्बिनेशन बनाया, दैट इज ए कॉम्बिनेशन। ए कॉम्बिनेशन है एक x के साथ 15y का कॉम्बिनेशन, तो हम ए संयोग पर रहते हैं। दूसरा हमारे पास कॉम्बिनेशन है 2x के साथ 8y का कॉम्बिनेशन, 2x के साथ, तो ये हमारे पास 2x और 8y का कॉम्बिनेशन है, 2x प्लस 8y का कॉम्बिनेशन है, दैट इज बी कॉम्बिनेशन। अब हम आ जाते हैं ए टू बी पॉइंट पर, फिर हम थर्ड कॉम्बिनेशन बनाते हैं। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या है, 3x एंड 5y, तो दैट इज सी कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास है 3x प्लस 5y इक्वल टू सी कॉम्बिनेशन। और चौथा हमारे पास है 4x एंड 3y, 4x प्लस 3y, दैट इज डी कॉम्बिनेशन। और हमारे पास लास्ट कॉम्बिनेशन है 5x एंड 2y, 5x एंड 2y, दैट इज ई कॉम्बिनेशन। ये हमारे इतने कॉम्बिनेशंस बनाए गए जिसमें ए कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हो कि y की मात्रा अधिक है, यहाँ पर y की ए कॉम्बिनेशन में y की मात्रा अधिक है तथा x की मात्रा कम है, जबकि आपके पास ई कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके पास x की मात्रा सबसे अधिक है तथा y की मात्रा सबसे कम है। अगर आपको
x कम पसंद है, y अधिक पसंद है, तो आप एक कॉम्बिनेशन को क्यों नहीं चुनाव करते हैं? अगर आप देखते हैं तो हमने क्या किया, ए कॉम्बिनेशन जिसमें हमारे पास y वस्तु ज्यादा है और हम बी कॉम्बिनेशन पर आते हैं, तो x की एक वस्तु प्राप्त करने के लिए मैंने y की 7y छोड़ना पसंद किया। अब बी कॉम्बिनेशन पर मेरे पास भी y कम हो गया। अब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन नियम ये कहता है कि जब मेरे पास वही y वस्तु कम हो गई, तो अब एक इकाई x की पुनः प्राप्त करने के लिए अब मैं 7y देने को तैयार नहीं हूं। अब मैं 7y नहीं दूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास भी अब y कम हो गया है। तो एक इकाई x की प्राप्त करने के लिए अब मैं कितना दूंगा? अब मैं मात्र 3 इकाई ही त्यागूंगा, 3 इकाई ही y की आपको दूंगा। इसलिए दूसरे संयोग पर एक x प्राप्त करने के लिए मैंने 3y त्यागना उपयुक्त समझा। ठीक है, उसी प्रकार आप देखिएगा कि अगले एक x को प्राप्त करने के लिए हमने 2y त्यागना उपयुक्त समझा। ठीक है, यहां से यहां, और फिर एक x प्राप्त करने के लिए मैंने एक y त्यागना उपयुक्त समझा। तो इस प्रकार यह सीमांत प्रतिस्थापन की ह्रासमान दर मुझे प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसे हम और एक स्पष्ट करते हैं। अब ए संयोग को आप बी संयोग से मिला दीजिए। ओके, ए संयोग को आप बी संयोग से मिला दीजिए, बी संयोग को आप सी संयोग से मिला दीजिए, सी संयोग को आप डी संयोग से मिला दीजिए, डी संयोग को आप ई संयोग से मिला दीजिए। तो इस प्रकार ए बी सी डी आपका जो एक वक्र प्राप्त होता है, जो मैं यहाँ पे रेड से दिखा रहा हूं, ए बी सी डी हमें एक प्रकार का वक्र प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इनके सभी बिंदुओं पर मुझे समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसीलिए इसको तटस्थता वक्र या अनधिमान वक्र की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, हम सारे संयोग, ए संयोग, बी संयोग, सी संयोग, डी संयोग और ई संयोग को यदि मिला देते हैं, तो हम इसके बदले में जो हमें वक्र प्राप्त होता, क्योंकि इस पर मुझे सारे बिंदुओं पर समान संतुष्टि है, इसलिए इसे हम तटस्थ वक्र या अनधिमान वक्र की संज्ञा देते हैं। अब हम अगर देखते हैं कि ये चार्ट में हम देखते हैं कि ये मेरे पास अनधिमान वक्र प्राप्त हो जाता है, और अनधिमान वक्र में मैं ये देखता हूं कि एक x प्राप्त करने के लिए, देखिए आप यहाँ पर 1x प्राप्त करने, सबसे ज्यादा मेन पॉइंट यहीं पर आपका हो जाता है। इसको जरूर देखिएगा कि प्रारंभ में जब मैं A पॉइंट से B पॉइंट पर आता हूं, तो एक x प्राप्त करने के लिए मेरे द्वारा छोड़ा गया y जो होता है वो 7y है। ठीक है, तो पहला मेरा एक x प्राप्त करने के लिए मैंने 7y त्याग किया। वहीं मैं जब B संयोग से C संयोग पर जाता हूं, तो यहां पर देखिए एक x पुनः प्राप्त करने के लिए, एक x प्राप्त करने के लिए, ठीक है, मेरे द्वारा y जो छोड़ा जाता है वो y की मात्रा पहले की अपेक्षा, जो पहले आपका कितना हमने त्याग किया, 7y, हमने 7y त्याग किया, अब यहां पर मैं 3y ही त्याग कर रहा हूं। तो इस प्रकार हम एक x प्राप्त करने के लिए 3y का त्याग कर रहे हैं। फिर अगले कॉम्बिनेशन में मैं पुनः एक x प्राप्त करने के लिए मेरे द्वारा त्याग की गई मात्रा जो होगी वो कितनी है, एक x प्राप्त करने के लिए 2y है। और मैंने लास्ट कॉम्बिनेशन में एक x प्राप्त करने के लिए, लास्ट कॉम्बिनेशन में जब मैं D से E पर जाता हूं, तो D से E पर एक x त्याग कर पाने के लिए मेरे द्वारा त्यागी गई मात्रा सबसे कम हो जाती है, एक y, क्योंकि अब मेरे पास y समाप्त हो जाता है। इसलिए मेरे लिए इसकी मार्जिनल यूटिलिटी y की बढ़ जाती है। इसलिए लास्ट यूनिट पर मैं एक x के बदले एक y ही देने को तैयार होता हूं। तो इस प्रकार हम ये क्या कह सकते हैं कि
मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कंटिन्यू डिक्लाइन करता चला जाता है, कंटिन्यू डिक्लाइन करता चला जाता है। तो याद रखना, पहला जो आपका कॉम्बिनेशन था, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में कोई भी MRS चेंजेस नहीं होंगे, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, सीमांत प्रतिस्थापन की दर नहीं होगी। तो पहला कॉम्बिनेशन जो आपका बना था 1x प्लस कितना था आपके पास 15y का, इसमें सीमांत प्रतिस्थापन की दर 0 होगी, यहाँ पे कोई प्रतिस्थापन नहीं हो रहा। हमारा सीमांत प्रतिस्थापन कहां से होता है? बी संयोग से होता है, क्योंकि हम ए संयोग पर कुछ नहीं होता है, हम बी संयोग पर जब जाते हैं तो हमको सीमांत प्रतिस्थापन की दर का ऐसी दर को के साथ ऐसा कोई समस्या प्रतीत होती है। ठीक है, तो सीमांत प्रतिस्थापन दर का तात्पर्य एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए y वस्तु की त्यागी गई मात्रा का अनुपात होता है। फिर से, सीमांत प्रतिस्थापन दर का तात्पर्य होता है एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए y वस्तु की त्यागी गई मात्रा का अनुपात, रेशियो बिटवीन जो वस्तु हम पा रहे हैं, जो वस्तु हम छोड़ रहे हैं, इनका कॉम्बिनेशन ही हमारे पास सीमांत प्रतिस्थापन की दर होती है। और देखिए, सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या कह रही है कि 1x प्राप्त करने के लिए मैंने 7y का त्याग किया, फिर मैंने 3y का त्याग किया, फिर मैंने 2y का त्याग किया, फिर मैंने 1y का त्याग किया, अर्थात सीमांत प्रतिस्थापन की दर लगातार घटती चली जाती है। अर्थात MRS XY क्या होता है? डिक्लाइन होता है, निगेटिव होता है। ये आपको मेन पॉइंट्स हैं जो इसमें याद करने पड़ेंगे। तो अब हम चलते हैं फिर से इंडिफरेंस कर्व की ओर चलते हैं। इंडिफरेंस कर्व में देखते हैं, हाँ ये देखिए, इंडिफरेंस कर्व में हम देखते हैं तो इंडिफरेंस कर्व की आपकी डिफिनेशन क्या क्लियर हो जाती है। इंडिफरेंस कर्व की डिफिनेशन यहां पर क्लियर आपको हो जाती है कि आपके पास दो वस्तु हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सेस बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए प्रोफेसर हिग्स ने केवल दो वस्तुएं लिया, क्योंकि हमारे पास दो एक्सेस होते हैं, एक्स कमोडिटी वाई कमोडिटी। अगर हमारे पास ज्यादा एक्सेस होते हैं तो हम और कमोडिटी का भी कॉम्बिनेशन बना सकते थे। तो इस प्रकार दो वस्तुओं का वो संयोग जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो रही हो, उसका कि अगर उपभोक्ता विवेकपूर्ण है तो वो बेस्ट कॉम्बिनेशन की तरफ जाएगा, बेस्ट कॉम्बिनेशन की तरफ जाएगा। और अगर आप बेस्ट कॉम्बिनेशन की तरफ नहीं जाते, यानी अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करना चाहोगे, अगर ए व्यक्ति को एक्स वस्तु ज्यादा पसंद है तो वो ई कॉम्बिनेशन को पसंद करेगा। अगर किसी व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति है बी या सी या डी या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको वाई ज्यादा पसंद है, तो वो ए कॉम्बिनेशन को पसंद करेगा। तो सबसे पहले उपभोक्ता विवेकपूर्ण है जो अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहेगा और अपने विवेक से बेस्ट कॉम्बिनेशन का चुनाव करेगा। ये आप याद रखिएगा कि उपभोक्ता विवेकपूर्ण है। दूसरा, परिस्थितियों का पूरा ज्ञान है कि अब इससे अधिक वस्तुएं नहीं आ सकती हैं, जितनी अवेलेबल है इसी में मुझे कॉम्बिनेशन में ढूंढना है। ये ना कह दे कि नहीं मैं जा रहा हूं मार्केट और लेके आता हूं, नहीं, आपको जो कॉम्बिनेशन अवेलेबल है उसी कॉम्बिनेशन के अनुसार अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करना है। थर्ड, क्रमवाचक माप संभव है। क्रमवाचक माप संभव है का मतलब कि अगर मुझे पहली यूनिट से 15 की यूटिलिटी मिलती है, 15 की यूटिलिटी मिलती है, तो दूसरे से मुझे उसकी अपेक्षा कम यूटिलिटी मिलेगी, चाहे 38 मान लीजिए मिलेगी, तो ये क्रम मुझे पता है कि कहां पर ज्यादा मिलेगी, कहां पर कम मिलेगी। कुल उपयोगिता कुल उपभोग पर निर्भर करता है, अर्थात टोटल यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ टोटल कंजप्शन। टोटल कंजप्शन, अगर टोटल कंजप्शन बढ़ेगा तो टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी। अगर मैंने ज्यादा वस्तु किसी संयोग में दे दिया तो ऑटोमेटिक टोटल यूटिलिटी इंप्रूव कर जाएगी। नेक्स्ट है निर्बल क्रमबद्धता। निर्बल क्रमबद्धता
क्या है? आप बता सकते हैं निर्बल क्रमबद्धता क्या है? निर्बल क्रमबद्धता हमारे पास ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल। इसके अंतर्गत जब मेरे पास एक्स कमोडिटी कम होती है और वाई कमोडिटी ज्यादा होती है, तो वाई कमोडिटी देखिए मेरे पास 15 का कॉम्बिनेशन था तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी मेरे लिए कम थी, और एक्स कमोडिटी जब मेरे पास कम थी तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी मेरे लिए अधिक थी। जैसे जैसे एक्स की मात्रा मैंने बढ़ाया, एक्स की मात्रा बढ़ाया, तो एक्स की मात्रा बढ़ने के साथ ही साथ मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की कम हो गई। और लास्ट में आप ई कॉम्बिनेशन देखिएगा कि वाई की मात्रा जब मेरे पास कम हो गई, मात्रा कम हो गई, तो मात्रा कम होने के परिणाम स्वरूप मार्जिनल यूटिलिटी इसकी बढ़ गई थी। इसीलिए लास्ट में आप देखिएगा कि एक एक्स के बदले एक वाई प्राप्त होने को लिए तैयार हो गया था, यानी एक्स मान गया था। ठीक है, पहले देखिए एक एक्स प्राप्त करने के लिए 7 वाई उसने वाई लिए, लेकिन जैसे जैसे वाई वस्तु की मात्रा कम हो गई, एक एक्स प्राप्त करने के लिए वाई की मात्रा की कम आवश्यकता पड़ने लगी। तो ये ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल लागू हुआ था नियम, इसलिए ऐसा संयोग दिखाई पड़ा था। नेक्स्ट है सकर्मकता तथा स्थिरता, मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन। कोई बता सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन है सकर्मकता तथा स्थिरता। अगर ये हट जाएंगे, अगर ये एजम्पशन हटा दिया जाए तो पूरा हिग्स का सिद्धांत ही फेल्ड हो जाएगा। कोई बता सकता है? अब मोस्टली जो भी एमसीक्यू आपके एग्जाम्स में आएंगे, एक क्वेश्चन सकर्मकता या निर्बल क्रमबद्धता से जरूर होगा। तो कोई एक व्यक्ति चैट बॉक्स में बता सकता है व्हाट इज सकर्मकता, व्हाट इज ट्रांजिविटी? बराबर होगा ये आपका सकर्मकता है। ओके, जैसे मान लीजिए आप 3 फ्रेंड हो, ठीक है, आप फ्रेंड हो, मान लीजिए एक नाम ले लेते हैं राहुल, एक नाम ले लेते हैं मोहन, एक नाम ले लेते हैं सुनील। 3 नाम है। राहुल कभी भी सुनील से नहीं मिला। राहुल दिल्ली में रहता है और सुनील रहता है मुंबई में। दिल्ली और मुंबई, ना तो राहुल कभी मुंबई गया, ना तो सुनील कभी दिल्ली गया। हाँ, मोहन एक ऐसा व्यक्ति है जो दिल्ली भी जाता रहता है और मुंबई भी जाता रहता है। ठीक है, राहुल की जो हाइट है, राहुल की जो हाइट है वो मोहन की हाइट के बराबर है, और मोहन की जो हाइट है वो सुनील के हाइट के बराबर है। तो राहुल बार बार फोन पे सब दोस्तों से कहता है, जो मुंबई वाला मेरा एक दोस्त है जिससे मैं फोन में बात करता हूँ वो मेरी हाइट का है, राहुल इज इक्वल टू सुनील। ये ट्रांजिविटी है कि मैं बिना जाए बता देता हूँ कि वो मेरे बराबर है। तो अगर आपका ए कॉम्बिनेशन सी कॉम्बिनेशन के बराबर है और सी कॉम्बिनेशन ई कॉम्बिनेशन के बराबर है, तो आप कह सकते हो कि ए कॉम्बिनेशन ई कॉम्बिनेशन के बराबर है। और स्थिरता, बार बार आप मूव नहीं करते, आपने जो एक कॉम्बिनेशन को चुन लिया है, ये नहीं कि आप दूसरे से झगड़ा कर लेना। आप जिस कॉम्बिनेशन को आपने अपने अकॉर्डिंग चुन लिया है, दैट इज बेस्ट कॉम्बिनेशन, उस बेस्ट कॉम्बिनेशन को आपने चुना और उसी में आप स्टेब्लिश रहते हैं। तो ये आपका स्थिरता होती है। तो ये आज हमने आपको डिस्कस किया, ये आपके पास एजम्पशंस है। ये इंडिफरेंस करो जो था वो एजम्पशंस पर डिपेंड है, और एजम्पशंस अगर आपकी काट दी जाए तो शायद इंडिफरेंस करके पूरी थ्योरी फेल्ड हो जाएगी। और आपको हम फिर से रिवीजन करा दें, इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कमोडिटी। यहाँ पर 2 कमोडिटी है, 2 कमोडिटी है, तो इंडिफरेंस कर्व यह तड़सा वक्र 2 वस्तुओं के ऐसे संयोग को दर्शाता है। देखिए मेरा तड़सा वक्र कहीं पर पैरेलल नहीं हुआ, निगेटिव स्लोप का, कर्व शेप का है। IC1 तड़सा वक्र उन 2 वस्तुओं के उन कॉम्बिनेशन को दिखाता है जिनके किसी बिंदु पर भी कोई उपभोक्ता रहे, चाहे आप ए पे रहें, चाहे आप बी पर रहें, चाहे आप सी पर रहें, चाहे आप डी पर रहें, चाहे आप ई पर रहें,
सभी बिंदुओं पर मिलने वाली यूटिलिटी समान होती है तथा सीमांत प्रतिस्थापन की दर यानी a से b पर आए तो x की मात्रा हमने बढ़ाया, y की मात्रा हमने त्यागा। तो a कॉम्बिनेशन b कॉम्बिनेशन के बराबर है, b c के बराबर है, c d के बराबर है, d e के बराबर है। अतः a b के भी बराबर है, c के भी बराबर है, d के भी बराबर है और e के भी बराबर है। ठीक है, तो तटस्थावक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, साथ ही साथ एक लाइन और जोड़ना, तथा सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती रहती है। सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती रहती है। अगर आपने ये डिफिनेशन बोल दिया तो साइंटिफिक आपकी डिफिनेशन कभी भी कोई इनकरेक्ट नहीं कर सकता है। मोस्टली मैंने बुक्स में देखा वो लोग बोलते हैं जो इंडिफरेंस करो रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी, यानी x तथा y यानी दो वस्तुओं के उन संयोगों को तटस्थावक्र दिखाता है जिससे समान संतुष्टि मिलती है। लेकिन कोई बुक ये नहीं बोलती है कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती रहती है। ये आपको बोलना है, आपकी डिफिनेशन सबसे साइंटिफिक मानी जाएगी अगर आपने बोल दिया कि तटस्थावक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, साथ ही साथ जिसका ढाल ऋणात्मक होता है या सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती जाती है। इस प्रकार के वक्र को तटस्थावक्र कहा जाता है। इसका डेवलपमेंट प्रोफेसर हिग्स ने किया था और एजवर्थ ने इसको सबसे पहले 1881 में खोजा था, रिसर्च किया था। 1881 में इसको रिसर्च किया था, लेकिन विल्फ्रेड पैरेटो ने 1906 में इसे प्रयोग में लाने की बात कही, लेकिन हिग्स और एलन ने 1936 को इसको सबसे पहले साइंटिफिक रूप में इकोनॉमिक्स में लाए और अप्लाइड किए। तो ये डेट हिग्स एंड एलन की सबसे ज्यादा पूछी जाती है। हिग्स एंड एलन ने इसको साइंटिफिक रूप में तटस्थावक्र को हमारे सामने लाए और सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। कभी अगर थोड़ा सा डीप चले जाओ, किस बुक में हिग्स ने यह सिद्धांत दिया था, कौन सी बुक है जिसमें प्रोफेसर हिग्स और एलन ने अपने इस सिद्धांत को मान्यता दी थी, अर्थात तटस्थावक्र को बताया था। ये आपके लिए हम एक प्रश्न छोड़ देते हैं, बुक का नाम आप ढूंढना, फिर हम अगले लेक्चर में बता देंगे। तो ये आज का